अभी चर्चा जरा शुरू करें, पहले जो एक पॉलिटिकल इसका जो कॉन्टेक्स्ट है, खड़गे साहब ने क्या ये स्वीकार कर लिया कि ये गारंटियां जो हैं ये पूरी नहीं की जा सकती? देखिए सौरभ, पिछले 2 साल में हमने देखा है कांग्रेस की जो बड़ी 3 सरकारें हैं, तेलंगाना, कर्नाटक और हिमाचल, वहाँ पे पब्लिक अकाउंट्स की बिल्कुल हालत ख़राब है। मतलब सैलरी नहीं दे पा रहे हैं वो टाइम पे, 3-3, 4-4 महीने बाद सैलरी मिल रही है। मुख्यमंत्री को कहना पड़ रहा है कि भाई मेरे कैबिनेट के लोग सैलरी नहीं ले लेंगे। बात कहाँ से आई? शक्ति योजना। शक्ति योजना क्या है कि महिलाओं को KSRTC मतलब कर्नाटका जो स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस है उसमें फ्री टिकट मिलेगी। और हुआ क्या कि वो कर्नाटका स्टेट ट्रांसपोर्ट की हालत बैठ गई। वैसे 295 करोड़ घाटे में, बिल्कुल उतने घाटे में चल रहा है ना। और आपको पैरेलली बता रहा हूँ, UPSRTC मुनाफे में चल रहा है, जो बहुत समय घाटे में चला करता था। और वो क्या हुआ कि ना तो उसकी बसें अपग्रेड हो पाई, अब उसका ओवरऑल किराया बढ़ाना पड़ रहा है। ऐसा ही दूध के साथ करना पड़ा, ऐसा ही बहुत सारी कमोडिटीज के साथ करना पड़ा। तो क्या देखिए, जब भी आपकी इनकम्बेंट सरकार भी होती है तो आपको पब्लिक फाइनेंस तो अवेलेबल होता है। आप देख के तो सोचिए कि आप इतनी बड़ी बड़ी गारंटी डिक्लेयर कर देते हैं, आप कर पाएंगे क्या? अगर आप कर पाए तो बिल्कुल ठीक है। और ऐसा कई बार हुआ है, जब पहले मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस जीती तो उसने कहा लोन वेवर कर देंगे, बाद में कहा नहीं नहीं, हमने तो बिल्कुल छोटे किसानों को कहा था, उनको राइडर देना पड़ता है और इसकी वजह से उनको चुनावी नुकसान भी होता है। तो आप एक बार चेक करके बोलें, बात करके बोलें। तो ये कांग्रेस की एक आदत सी बन गई है और इसको कई पार्टियों ने इमिटेट करा है। भाजपा के साथ फायदा है कि भाजपा अपने मैनिफेस्टो को बहुत ही गंभीरता से लेती है, चाहे वो उसके कल्चरल मुद्दे हों, चाहे वो 370 से लेकर राम मंदिर वाले मुद्दे हों, चाहे वो उसके इकोनॉमिक उस पर आते हैं, क्योंकि आरोप उन पर भी लगता है कि, बल्कि केंद्र की सरकार पर भी लगता है कि आप भी यही काम कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसको कर पा रहे हैं। और बस एक आखिरी बात कहूंगा, देखिए हमारे यहाँ बचपन से कहा जाता है कि उतने पैर फंसारो जितनी आपकी चादर है। चाणक्य भी कहते थे। फिस्कल प्रूडेंस में नरेंद्र मोदी के उसके जो डिट्रैक्टर्स भी हैं वो भी उनकी तारीफ करेंगे कि आपने 4.5 से 5 के बीच में रखा फिस्कल डेफिसिट। आप हाई ग्रोथ के साथ इन्फ्लेशन को मैनेज कर पाए हैं। ऐसा भारत में पिछले 70 साल में कम अवधियों में हुआ है। अरे मामला इसलिए वो कह भी सकते हैं इस बात को। सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला गया और सुप्रीम कोर्ट ने फिर इलेक्शन कमीशन से पूछा भी आप इस पर क्या कर सकते हैं। केंद्र सरकार को अभी नोटिस गया इसी महीने अक्टूबर में, तो उस पर ये कहा इलेक्शन कमीशन ने सर कि हमारे देश में कोई परिभाषा ही नहीं है। व्हाट इज अ फ्रीबी? है क्या रेवड़ी बांटना, जिसको हम लोग जनरली गलत मानते हैं? तो क्या है ये? देखिए जी, ऐसा है कि फ्री बी जो है, पहली बात तो समझना जरूरी है, कोई ऐसी सरकार नहीं हिंदुस्तान में पहले भी और अभी भी और बाहर भी देशों में जिसने कोई फ्री बी या पैसा बांटा ना हो। दूसरी चीज़ ये है कि फ्री बी वो है जो प्लानिंग स्ट्रक्चर के हिसाब से ना किया जाए और टैक्स पेयर के ऊपर टैक्स की तरह काम करे। मतलब जो आप और मैं टैक्स दे रहे हैं, एक आम आदमी टैक्स दे रहा है, उससे पैसा इकट्ठा होता है सरकार के पास, वो पैसा ऐसे ही बांट दिया जाए नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटी के लिए। नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटी प्रोडक्टिविटी एक्टिविटी है, जैसे रोड्स बनाई जाती हैं, रेलवेज बनाई जाती हैं, शिप्स बनाई जाती हैं, डिफेंस किया जाता है, वो भी टैक्स पेयर का पैसा आता है, चाहे वो GST से आए, डायरेक्ट से आए, इनडायरेक्ट से आए, वो भी टैक्स पेयर के पैसे से ही आता है। पर वो खर्चा जो एलोकेट किया जाता है वो प्रोडक्टिव एक्टिविटी के लिए खर्चा एलोकेट किया जाता है। इस तरीके से जो भी कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी के लिए खर्चा एलोकेट किया जा रहा है, जैसे अभी हमने देखा कोरोना काल था, उसमें भी काफ़ी कुछ राशन भी दिया गया, पानी भी दिया गया और ये नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं है। बिकॉज अगर आपके पास जो लेबर फोर्स है, लोग हैं जो काम करने वाले हैं, अगर वही नहीं होंगे तो आगे काम कैसे चलेगा? तो वो एक खर्चा करना मैंडेटरी सा बन गया था। दिखने में वो भी फ्री भी लगता है, मिठाई बांटना लगता है, पर मिठाई बांटना नहीं है वो, क्योंकि वो एक ऐसी लोगों को रखना जरूरी है जिससे देश आगे चल सके। इधर वो कोरोना में किया था ना, तब प्रॉब्लम थी, अब खत्म हो गया, अब सब कुछ सामान्य है। और देशों ने भी कोरोना में किया। अमेरिका जैसे देश ने बड़ी बड़ी कंपनियों को लाखों करोड़ों डॉलर्स दिए, यूरोप में दिया। उसकी वजह से क्या हुआ? वो फिस्कल जो डेफिसिट हो गया, अभी सेंट्रल बैंक उनके कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। मिठाई तो बांटी उन्होंने, सारे वर्गों में बांटी, पर वो बांटना जरूरी था या नहीं था? वो ग्रोथ को इम्पेटस देगा, आगे जाके प्रोडक्टिव होगा या नहीं होगा, वो सरकारों ने नहीं। सामान्य शब्द में सर फ्री भी हम उस चीज को कह सकते हैं, आपके वर्ड यूज करते हुए, वो पैसा जो मेरे और आपके टैक्स से एक नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटी में खर्च किया जा रहा हो, और आप वो चुनाव जीतने के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल, कोई भी पार्टी, आपको चुनाव जीतना है, पैसा मेरा इस्तेमाल करोगे। बिल्कुल, ऑलराइट, ठीक है। अब जैसे फॉर एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं, अटपटी चीजें कैसे हो जाती है हमारे देश के अंदर, और कोई सोच, मतलब अगर कोई सोच भी रहा है तो उस पर कर कुछ नहीं रहा कोई। 2006 तमिलनाडु का चुनाव, डीएमके ने वादा किया सर कि हम कलर टीवी बांटेंगे हर फैमिली को, और उसके पीछे जो लॉजिक दिया कि हमारी महिलाएं इससे साक्षर होंगी, टीवी देख करके वो साक्षर होंगी, तो साहब टीवी बांट दिया, चुनाव जीत गए, बहुत बढ़िया। 5 साल बाद फिर उसी तमिलनाडु में चुनाव आया, अब AIADMK की बारी थी। उसने क्या क्या वादे किए? मिक्सर ग्राइंडर, फैन, लैपटॉप, कंप्यूटर, सोने की थाली, शादी हुई तो 50,000 रुपए महिला को, 20 किलो चावल। आपका सामने वाला एक करेगा तो आप 10 करोगे, और ये ट्रेंड आज तब से लेकर आज तक हर इलेक्शन का है। तो वेयर इज द एंड?
देखिए, एंड नहीं है। कारण बहुत सिंपल है। जब आपके पास कोई डेवलपमेंट प्लान नहीं हो, जनता आप पे भरोसा नहीं करती हो, जनता का आपने विश्वास खो दिया हो, तो फिर रिश्वत दी जाती है, इन्फ्लुएंस किया जाता है। तो ये सब रिश्वत ही है, चुनावी रिश्वत है। अगर आप वेलफेयर की बात कर रहे हो तो वेलफेयर में तो क्राइटेरिया होना चाहिए। आप किसको वेलफेयर दोगे? खाना आप किसको दोगे? जो भूखा है। आप किसी को घर के अंदर मान लीजिए बिजली का बिल भी आपको फ्री करना है, तो उसको दोगे जिसकी इनकम में भी 5,000 रुपया उससे कम होगी। देयर हैज टू बी लॉजिक। जब आप लॉजिक नहीं रखते हो और आप कहते हो सबको, आपकी लाख रुपए कमाई है तब भी आपको फ्री बस टिकट मिलेगी और आपकी 500 रुपये कमाई है फिर भी आपको बस टिकट फ्री मिलेगी, ये क्या जस्टिफिकेशन? तो कोई भी स्कीम जिसमें कट ऑफ पॉइंट नहीं होता है, जिसमें फिल्टर नहीं होते हैं, वो सब फ्रीबीज होती है। इस बात को आपको मानना होगा। दूसरी बात, किसी भी नेता की जेब से तो 5 पैसे नहीं लगते। दिवाला इस देश का निकलता है। मैं सत्ता में आया, मैंने सत्ता का सुख भोगा, शीशमहल बनाया, हवाई जहाज में घूमा, दुनिया घूमा। बाद में 5 साल बाद में घर भी चला गया तो क्या फर्क पड़ता? मेरे पे कौन सी लायबिलिटी है? बर्बाद देश हो रहा है, मैंने अपनी जिंदगी के मजे कर लिए। तो ऐसी जो सोच है, जिसको हम एग्रीकल्चर में एक पेस्ट बोलते हैं, ये वो सोच है कि मैं जिस सिस्टम ने मुझे जिता के भेजा, मैं उसी को ही चूस रहा हूं अपने फायदे के लिए, जिससे समाज का नुकसान हो रहा हो। चलिए ठीक है, मैं एक काम करते हैं सर, 5, 7, 10 चीजें हम लोग देखते हैं और फिर ये आप लोग तय कीजिए कि ये क्या है, वेलफेयर स्कीम है कि फ्री भी है। मैं शुरू करता हूं, जो आज सबसे आसान हो गया करना, भाई इतने यूनिट बिजली फ्री, 300 यूनिट, 400 यूनिट बिजली फ्री, क्या है ये? फ्री भी किसको? इसका कोई अगर क्राइटेरिया पहले अनाउंस सबके लिए करते हैं, फिर बाद में कह देते हैं कि जी इतने लोगों ने छोड़ दिए तो हम इसी वर्ग को देंगे। सौरभ, इस पे ही मेरा एक जो PIL है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें मेरी इंटरवेंशन एप्लीकेशन इसी पे है। और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने, मैंने अपनी एप्लीकेशन में ये कहा है कि जितने भी इलेक्शन मैनिफेस्टो होते हैं उसके लास्ट में एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स होना चाहिए कि जितनी आपने घोषणाएं अपने चुनाव वादे में की हैं उनका फाइनेंशियल इंप्लीकेशन क्या है, पहली बात, स्कीम वाइज। दूसरा, वो पैसा कहां से आएगा? पुरानी वाली स्कीम को मर्ज करोगे, टैक्स बढ़ाओगे, लोन बढ़ाओगे, पैसा कहां से लाओगे? ताकि जिसको हम कहते हैं ना इन्फॉर्म्ड चॉइस, मैं वोटर हूं, कंज्यूमर हूं पॉलिटिकल सिस्टम का, मेरे को इंफॉर्मेशन चाहिए तो डिसाइड कि किसका मैनिफेस्टो लॉजिकल है, सेंसिबल है, वो आज क्यों नहीं है। ठीक है, बिजली भी अगर उस वर्ग की है भाई जिसको बाकी जरूरत है तो लॉजिक है, वेलफेयर है, वरना फ्री भी अगर आप सबको दे रहे हो, राइट। दूसरा सर, अभी आजकल हर महिलाओं के खाते में 1500 रुपया हर स्टेट के अंदर अनाउंस होता है। ये कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया था, केजरीवाल जी अब इसका दिल्ली चुनाव में मुझे लगता है वो भी आ गए 1000 रुपया बांटने पर। ये क्या है? देखिए जी, मेरे विचार में तो बिजली का भी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो फ्रीवी के अंडर ही आता है, क्योंकि ये डिसाइड करना कि कौन है कौन नहीं है, ऐसे भी लोग हैं पाए गए हैं दुबई जैसे, अमेरिका जैसे देश में, जिनके बड़े बड़े टावर हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं और भिखारी बन के बैठे हुए हैं। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये डिजर्विंग है या डिजर्विंग नहीं है? और ऐसे पकड़े जब गए कि भैया तुमने टैक्स नहीं दिया इस बिल्डिंग का, तो पता चला वो तो बड़े बड़े साहूकार हैं। बॉम्बे के अंदर पाए गए, मुंबई के अंदर ऐसी एक औरत पाई गई, उसकी 3 टावर हैं, रेंट पे चढ़ी हुई है बिल्डिंग, लोगों के लिए सोशल सर्विस भी करती है, पर वो भिखारी बन के सारी जिंदगी उसने भीख मांगी है। तो इसलिए ये कहना, कोई भी ऐसी चीज, बिजली जो है उपाधता वो आदमी ले रहा है जिसकी क्षमता है, जितनी वो बिजली कंज्यूम करना चाहता है उतनी वो कंज्यूम करे। जरूरी नहीं कि मैं AC चलाऊं जब मैं AC चलाने की क्षमता नहीं रखता हूं, तो जितनी मैं बिजली कंज्यूम करना चाहता हूं उतनी कंज्यूम करूं। इसमें भी राहत आपके हिसाब से? मेरे विचार में राहत आपको देनी है, तो उसमें जो लोग जिस कैटेगरी में हाउसिंग में रह रहे हैं, अब वहां पे भी बड़ा मुश्किल है कहना। LIG में भी ऐसे लोग रहते हैं जो रिच होते हैं, ऐसे घूसखोर भी रहते हैं जिनके दिन की कमाई 1-1 लाख रुपया है, जबकि वो रहते LIG के अंदर है, अपार्टमेंट्स में। तो इसलिए ये कहना कि कौन राइट वर्ग है उसके लिए डिफिकल्ट। मुफ्त बिजली आपके हिसाब से फ्री भी। सिमिलरली ये जो महिलाओं को जो देना है, ये भी एक, आप ये कहते हैं जैसे भी इन्होंने कहा, डिफेंस की महिलाएं हैं एक पर्टिकुलर वर्ग से ऊपर। विडोज हैं जो अकेली रह रही हैं, जिनका कोई क्षेत्र, जिनका कोई माँ बाप नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, उनके लिए आप कर रहे हैं। पर आप एक जनरल महिलाओं के लिए कर दें तो ये मेरे विचार में ये भी एक फ्री भी तो है। सर अलग से है ही, विडो पेंशन, ओल्ड एज पेंशन, ये तो आप अलग से देते हो इसके अलावा। बिल्कुल, और वो पेंशन उस औरत तक पहुंचनी चाहिए। ऐसे भी हिंदुस्तान में वर्ग हैं, मेरे अपनी फैमिली में, डिस्टेंट फैमिली में देखा, जहां पे औरत को
हजारों किलोमीटर चलाया जाता है, जाती है, और फिर उसको पेंशन नहीं मिलती है, पूरी पेंशन नहीं मिलती है। ये चीज सरकार को देखना जरूरी है कि जो वो ये पेंशन दे रही हैं वो एक आम आदमी तक 1 रुपए जो है 1 रुपए पहुंचे। जैसे राजीव गांधी जी ने पहले कहा था 90 में 1 रुपए दिया जाता है तो 10 पैसा पहुंचे। इस सरकार ने काफी अच्छा किया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की और की, पर अभी भी 1 रुपया 1 रुपए तक नहीं पहुंच पा रहा है, अभी भी पूरा नहीं जा पूरा रहा। नहीं पहुंच पा रहा है। लेकिन ये डिबेट का दूसरा पार्ट है कि हाँ। मैं जो कर रहा हूँ वो एफिशिएंटली हो रहा है। है। तो पहले तो यही बात करें, जो आप कर रहे हैं वो क्या है? करना है, ठीक है या नहीं? दूसरा, वो नरेंद्र मोदी ने ये तो करा है कि 10 साल में एफिशिएंट बहुत कर दिया। सिलेंडर बांटना फ्री, कोई 5 बांट रहा है, कोई 12 बांट रहा है। मोदी जी ने वो जुलाई जुलाई शुरू की थी, वो भी फ्री सिलेंडर पे है। जो सदाना जी ने कहा कि भाई किसको बांट रहे हो आप, है ना, क्या उसको जरूरत है, कितने समय के लिए बांट रहे हो। मतलब एक तरह का वो है, एक तरह की सपोर्ट है। मैंने आपको 6 महीने सपोर्ट दी, मैंने आपको 1 साल सपोर्ट दी, मैंने आपको 2 साल सपोर्ट दी। एक अवधि तय कर लो कि जिससे आप अपना सेल्फ सफिशिएंट हो जाओ। एक तरह की कोचिंग है वो, एक तरह का कोई भी सपोर्ट है, किसी भी तरह का सपोर्ट है, तो उसकी अवधि और उसकी पात्रता कि किसको मिलना चाहिए और कितनी अवधि के लिए मिलना चाहिए, अगर ये सेट है, ये आपके दिमाग में सेट है, तब मैं उसको फ्रीली नहीं मानूंगा। अदरवाइज तो एक इंपिटस देने के लिए, कैटलाइज करने के लिए, अदरवाइज तो फिर वो चुनाव जीतने का, जैसे आपने कहा कि वो रिश्वत है कि भाई मेरे पास और तो कुछ तरीका है नहीं, ना मैंने विश्वास जिता पाया, ना मैं कुछ काम कर पाया, चलो अब इन्फ्लुएंस करता हूं और 5 साल सत्ता कमा लूंगा, उसके बाद की बात की देखी जाएगी। कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी नहीं है। हमारे यहाँ पेंशन स्कीम को लेकर ही अभी तक तय नहीं हो पाया कि देश में पेंशन स्कीम कैसी होनी चाहिए। भाई कई साल पहले एनडीए की सरकार थी, उसमें पेंशन खत्म कर दी गई थी। उसके बाद फिर न्यू पेंशन स्कीम लाए, वो कांग्रेस ने कहा नहीं हम पुरानी वाली लागू करेंगे, तो अब ये कोई बीच की स्कीम लेकर आए पेंशन की केंद्र देखिए की ऐसा है सरकार। सौरभ, पेंशन 3 चीज़ें, किसी भी बजट में 3 चीज़ें हैं। अगर आप देखोगे तो स्थिति बहुत गंभीर और बहुत खतरनाक है इस देश में। सैलरी, पेंशन और जो सरकारों ने बैंकों से लोन लिया हुआ है उसका ब्याज, इसको हम बोलते हैं कमिटेड एक्सपेंडिचर। इसको आप हटा नहीं सकते, जो ये कोई एंटाइटलमेंट है। लोन आपने लिया है तो ब्याज तो देना ही पड़ेगा। सही बात है। सैलरी आपको देनी ही पड़ेगी, और जो रिटायर हो गए उनको पेंशन देनी ही पड़ेगी, स्टैट्यूटरी राइट्स हैं उनके, ठीक है। अब सवाल इस बात का आता है कि स्थिति क्या है। अगर आप देखें, मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल देता हूं दैट विल क्लैरिफाई द सिचुएशन। जितना राज्य सरकारों की इनकम होती है उनका कमिटेड एक्सपेंडिचर, मतलब जो करना ये ही तो है, करना ही है। अगर आपने 1 रुपए कमाए, 100 पैसे कमाए हैं, हिमाचल प्रदेश में 80 पैसे कमिटेड हैं। मतलब 100 रुपए में से 80 रुपए तो ये सैलरी, पेंशन और इंटरेस्ट में चला जाएगा। अब आपके पूरा स्टेट साल भर का काम बाकी है, जिसमें रोडवेज, हाईवेज, फ्लड, वेलफेयर, हॉस्पिटल, स्कूल, वो सब अलग है, उसका भी हिसाब ही नहीं हुआ। वो केवल 20% बचा। वो बचा आपके पास ही 20 पैसे बचे हैं, उससे पूरा आपको घर चलाना है। अब सवाल इस बात का है, अब चुनाव में हमने क्या कहा, हम पुरानी ओल्ड पेंशन स्कीम लाएंगे। आप 80 तक क्यों पहुंचे? क्योंकि आप ओल्ड पेंशन स्कीम चला रहे थे, कमिटेड एक्सपेंडिचर था। गवर्नमेंट ने कहा यार कि आपका पैसा जो भी आप कमा रहे हो उसका पार्ट हिस्सा आप इन्वेस्ट करो, पार्ट हम उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, रिटायरमेंट में आपको पेंशन मिल जाएगी। और अगर आप ढंग से देखें तो दैट इज फार बेटर देन जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी। प्रॉब्लम इस देश में क्या है कि हमारे यहाँ फाइनेंशियल लिटरेसी मुश्किल से 2-5% लोगों के पास है। कहने को लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, 90% नुकसान उठाते हैं, क्योंकि अपनी मूर्खता से उनको लगता है कि वो इंटेलिजेंट है और हाथ जला के आ जाते हैं। कहने का मतलब क्या है, हमारे यहाँ पे फाइनेंशियल लिटरेसी पे जोर नहीं दिया गया। कभी कभी मुझे लगता है कि लोगों को पैसा कमाना शायद आसान लगता है, लेकिन पैसे को मैनेज कैसे करना है इसकी समझ नहीं है। उसके कारण क्या हो रहा है कि हिंदुस्तान में हार्डली 2% परिवार हैं जिनका ओल्ड एज रिटायरमेंट प्लान है कि मैं रिटायर हो गया तो मेरा घर कैसे चलेगा, बुढ़ापे में मेरा घर कैसे चलेगा, मेरा इलाज कौन कराएगा, बाकी खर्चे कैसे निकलेंगे। सिर्फ 2% लोग हिंदुस्तान में प्लानिंग करते हैं। जब मैं प्लानिंग नहीं करता तो मैं लायबिलिटी सरकार पे डाल देता हूं कि अब सरकार मेरे लिए गारंटी लेगी जब तक मैं जिंदा हूं मेरे को खाना खिलाओगे, मेरे घर का इंतजाम करोगे, मेरे हॉस्पिटल का इंतजाम करोगे। वो भी केवल सरकारी नौकरी वाले लोग। वही मैं कह रहा हूं। अब सरकार ये कह रही है वो करते करते तो हमारा दिवाला निकल गया, 80% पे पहुंच गए हम। मतलब वो करने के बाद भी अभी 2% ही सरकारी एम्प्लॉय है। अब आप कहते हो यार सरकारी नौकरियां बढ़ाओ, सोचो क्या खर्चा होगा सरकार। क्लियर टर्म्स, ओल्ड पेंशन स्कीम इज पॉइजन। ऑब्वियसली, क्योंकि आपके पास मनी जनरेशन के अल्टरनेट ऑप्शन है। अगर आप देखिए कि हम प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, हमारे को तो कोई पेंशन नहीं, हमने अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग करी है, ठीक है, वी आर बेटर देन सरकारी ऑफिसर, क्योंकि उसको अगर आप ढंग से इन्वेस्ट करते हो तो यू आर फार सुपीरियर देन व्हाट द गवर्नमेंट गिव्स यू। अब जरा केंद्र सरकार की स्कीमों पे आते हैं सर, ठीक, क्योंकि मोदी जी ने कहा ना कि भाई ये तो फ्रीबीज दिवालिया निकाल देंगे आपका। अब 2,000 रुपए आप किसान सम्मान निधि देते हो हर क्वार्टर में, 6,000 रुपए आप करके 6,000 रुपए देते हो, मतलब साल में 3 किस्त आप देते हो।
इसके अलावा आप मुफ्त राशन की हम लोगों ने जो है वो बात कर ली है। आप ये फ्री हेल्थ स्कीम चला रहे हो और अब तो 70 साल के ऊपर सभी के लिए कर दिया है। अभी तो वैसे आयुष्मान योजना में कुछ एक लिमिट थी, लेकिन अब 70 ईयर्स के ऊपर सबके लिए। ये कैसे क्वालिफाई होती है? किसान सम्मान निधि या आयुष्मान योजना? बहुत अच्छी बात आपने करी। पहली चीज़ जो किसान निधि है, हिंदुस्तान एक कृषि प्रदेश देश रहा है। अभी भी करीबन 65% से 70% लोग कृषि के अंदर और कृषि उद्योग में एंगेज्ड हैं अभी भी। दूसरी चीज़, कृषि एक ऐसी चीज़ है जिससे आगे सारी इंडस्ट्रीज, आपका मेरा काम करना, कोई भी काम है वो कृषि से जुड़ा हुआ है। और जो स्कीम है, इन्होंने किसानों को रजिस्टर करना शुरू कर दिया पिछले 4 सालों से। उनको आईडीज़ दे रहे हैं, यूनिक आईडीज़ दे रहे हैं, और फिर ये सेग्रीगेट कर रहे हैं कि किस किसान को ये स्कीम के अंदर तहत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र दिया जाए 2000 का और किसको नहीं दिया जाए। तो जो अमीर किसान हैं, जो बड़े ज़मींदार हैं, उनको ये बेनिफिट नहीं ट्रांसफ़र हो रहा है। जो छोटे प्लॉट साइज के छोटे किसान हैं, जैसे अभी बात हो रही थी कैटेगराइज किया जाए, ऐसे उनको दिया जा रहा है। इसी तरीके जो हेल्थ स्कीम आयुष्मान भारत की स्कीम है, देखिए जो एक अपर मिडिल क्लास रिच आदमी है, वो इन स्कीम्स में रजिस्टर नहीं करेगा, क्योंकि इसके लिए आपको लाइन में लगना पड़ेगा, सरकारी ऑफिस हेल्थ केयर में जाना पड़ेगा। उसके पास इमीडिएटली वो जाना चाहता है कहीं पे जहाँ पे उसको इमीडिएट रिलीफ मिल पाए। यहाँ पे टाइम लगता है, रजिस्टर करा के हॉस्पिटल में जाना होता है, सरकारी अस्पतालों में लाइनें भी होती है, टाइम लगता है। इसलिए मेरे विचार में ये स्कीम उन्हीं कैटेगरी के लोगों के लिए है जो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते एक्सपेंसिव हेल्थ केयर स्कीम्स, या एल्डरली लोगों के लिए हैं जो रिटायर हो गए हैं, जिनकी आय चाहे पेंशन के बेसिस पे है, अगर प्राइवेट सेक्टर में तो कोई पेंशन नहीं है, उनकी सेविंग्स के बेसिस पे है। तो ये एक ऐसी कैटेगरी को कैटर कर रहा है जिसने देश को अपना योगदान दिया, बिकॉज एक पेंशन भी और एक हेल्थ केयर भी योगदान देने वालों के लिए। और दूसरा, जो इस वर्ग के अंदर है जो बिकॉज बढ़ती प्राइसेस को कंट्रोल नहीं कर सकता और सरकारी हॉस्पिटल्स में जाके या जो आयुष्मान भारत के हॉस्पिटल लगे हुए हैं उनमें जाके तो सेंटर की तीनों बड़ी स्कीमें, मुफ्त राशन, किसानों को रुपया और हेल्थ इंश्योरेंस, इन तीनों को आप रेवड़ी कैटेगरी में नहीं मैं अभी रेवड़ी कैटेगरी में नहीं मानता। पहले भी राशन के थ्रू हम राशन लेते थे। मैं भी राशन की लाइन में जाके, अब समय में जब मेरे फादर मदर पढ़ाते थे यूनिवर्सिटी के अंदर, तो मैं भी जाके राशन लेके आता था राशन की शॉप से। ठीक है, उनका वर्क बढ़ा और एक टाइम ऐसा था कि हमें राशन की जरूरत नहीं थी, तो हमने राशन लेना बंद कर दिया। बट काफ़ी सारे लोग अभी भी राशन लेते हैं और जबकि उनको रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जब वो भी तो एक राशनिंग जो है खान पदार्थ देने वाली है। इस सरकार ने काफ़ी रिस्ट्रिक्शन की, जिन लोगों को नहीं जरूरत थी, गैस सिलेंडर की जैसे बात थी, काफ़ी हम लोगों ने अपना कहा हमें जरूरत नहीं है, हमें सब्सिडी दे दी जाए। आप साहब देखो, ये जो मैं आ रहा हूं आपके पास केवल, अब एक मेरे पास पूरी लिस्ट पढ़ूंगा तो देर लग जाएगी। किस राज्य के ऊपर कितना कर्ज है और देश के ऊपर कितना कर्ज है? देश के ऊपर कर्जा बताया जाता है पिछले 10 सालों में, कांग्रेस ने ये डेटा दिया, आप वेरीफाई कर सकते हैं इसको, कि 150 लाख करोड़ का कर्ज भारत सरकार ले चुकी है। 150 लाख करोड़ का एक। और राज्य कितना कर्ज ले रहे हैं? मैं बड़े राज्य से शुरू कर रहा हूं जिसके ऊपर सबसे ज्यादा कर्ज है, तमिलनाडु, 8,34,000 समथिंग करोड़, 8,34,000 कुछ करोड़। और अगर सबसे छोटे राज्य गोवा के पास आ जाएं तो वो भी 34,758 करोड़ का कर्ज इस वक्त ले रहा है। और इसके बीच में सब हैं, 8 लाख से लेकर के 34,000 के बीच में बाकी सारे स्टेट्स हैं, हर किसी के ऊपर कर्जा है। और बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं, जैसा सर अभी कह रहे थे कि आपकी आमदनी 98 और खर्चा रुपया वाली बात लागू होती है। इसका सबसे ताजा और उदाहरण जो आया है मित्र, वो है दिल्ली। केजरीवाल साहब और सबने जो है, दिल्ली गवर्नमेंट ने बार बार ये कहा कि ये एक रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है, हमने अच्छी तरीके से चलाई, ईमानदारी से सरकार चलाई, कोई रुपया खाया नहीं हमने पब्लिक का। और हमने मुफ्त योजनाएं भी दी, मुफ्त बिजली दिल्ली में, मुफ्त पानी बिजली में, मुफ्त बस राइड दिल्ली के अंदर, सब कुछ मुफ्त है दिल्ली के अंदर। तब भी हमारी सरकार घाटे में नहीं है। 1993 जब से दिल्ली सो कॉल्ड फुल राज्य बना है, विधानसभा बनी है, पहली बार वित्तीय वर्ष 24-25 में घाटे की होगी सरकार, पहली बार घाटे में जाएगी। जबकि कैश स्टेज है, जीएसटी के चक्कर में लाभ होता है, कंज्यूमिंग स्टेट है, सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम दिल्ली की है पूरे भारत। सबसे ज्यादा आपके पास रेवेन्यू सोर्सेज हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? इसको बोलते हैं मिस गवर्नेंस। प्रॉब्लम क्या हो गई है हिंदुस्तान के अंदर, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है उनका गवर्नेंस से ध्यान हटके पॉपुलिज्म पे आ गया। किसी भी तरीके से देश को डुबाओ, राज्य को डुबाओ, सत्ता पे आओ, उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि गवर्नेंस का क्या हो रहा है। आप अगर उठा के देखें जितने भी बजट हैं, मेरे पास पूरी डिटेल है, अगर आप टाइम नहीं है अदर आई विल गिव यू स्टेट बाय स्टेट, डिपार्टमेंट बाय डिपार्टमेंट। एक इंटरेस्टिंग चीज पता है, सारी पॉलिटिकल पार्टी बात करती है हम ओबीसी के लिए काम कर रहे हैं, बैकवर्ड के लिए काम कर रहे हैं, सबसे कम बजट है
हार्डली 1 से 1.5% है ऑन एन एवरेज स्टेट्स का खर्चा। सबसे ज्यादा पॉलिटिकल पार्टियां शोर मचाती हैं कि ओबीसी हमारा वोट बैंक है, उनके लिए करते कुछ नहीं, उनको सिर्फ भाषण पिलाए जाते हैं। दूसरी बात, जितना एक्सपेंडिचर हो रहा है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो रहा है, मतलब खर्चा। वही आप जैसे हिमाचल का बताया आपने, कैपिटल एक्सपेंडिचर हर स्टेट का नीचे जा रहा है क्योंकि पैसा ही नहीं है। और जब आप कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं करोगे, आपकी स्कूल की बिल्डिंग खराब, सड़कें टूटेंगी, वाटर सप्लाईज खराब होगी, गंदा पानी जो पीने को मेन काम है मिलेगा, सरकार का, हॉस्पिटल्स की हालत खराब, नए हॉस्पिटल नहीं बनेंगे, आबादी बढ़ रही है, बीमारियां बढ़ेंगी, बीमारियां बढ़ेंगी तो लाइनें बढ़ेंगी, फिर वहां पे तमाशे होंगे दूसरे। कहने का मतलब क्या है, जब तक आप कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ाओगे, सिटीजन्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं बढ़ती और लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉब्लम्स बढ़ते। वो तो सर दो ही तरीके से हो सकता है ना, या तो अपनी आमदनी बढ़ाओ आप, या अपने खर्चे कम करो। और अगर आप इंटरेस्टिंग देखो, जस्टिफाई करने के लिए बजट में हर स्टेट का बजट देखो कि इस बार हमने बजट को 50,000 करोड़ बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया, उतना बढ़ा दिया, कागज पे लंबी चौड़ी प्लानिंग है। उसके पिछले साल देखो, इन्होंने कहा कि भाई हमें 2 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू होगा, पता लगा वहां बजट डेफिसिट है। हवाबाजी कर दी कि हम इतना कमा लेंगे क्योंकि बजट जस्टिफाई करना है, लेकिन एक्चुअल में जितना प्रोजेक्शन था उतना नहीं हुआ। तो इसका मतलब आपने खर्चे तो कर दिए, रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाए। जब रेवेन्यू जनरेट कर पाए और खर्चे कमिटेड कर दिए तो क्या करोगे, आप लोन लोगे। अरे भाई, क्योंकि दिल्ली की बात हम कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट पहुंची दिल्ली सरकार और कहा कि जब भी डिबेट चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या फ्री भी और नहीं है, उन्होंने कहा ये मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी देना, मुफ्त शिक्षा देना, ये फ्री भी नहीं हो सकता। तो इसको हमें पार्टी बनाया जाए इस डिबेट की, इस मुकदमे में। देखिए, जैसा हमने कभी कहा कि इसका कोई फाइनल तो निर्णय नहीं है। जहां तक हमने क्लासिफिकेशन करा, अगर एक अवधि के लिए करा जाए और एक कुछ एक लोगों के लिए करा जाए, जैसे हमने कहा दिल्ली की पर कैपिटा इनकम भारत में सबसे ज्यादा है। आप कह रहे हैं मैं 200 रुपए आपका बिजली का बिल माफ कर दूंगा, एक के लिए उतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो पूरे स्टेट का जाता है तो कई हजार करोड़ रुपए होता है। पहली बार दिल्ली में पिछले 10 साल में लाइटें जानी शुरू हो गई। दिल्ली में लाइट नहीं जाती थी क्योंकि अब आपका फीडर नहीं चेंज हो रहे हैं, आपके सब स्टेशन नहीं चेंज हो रहे हैं, आपके ट्रांसफार्मर नहीं चेंज हो रहे हैं, क्योंकि आप उसका पैसा उसी से निकालेंगे। जल निगम का आप पैसा नहीं ले रहे, जल निगम को इंप्रूव नहीं कर रहे, तो क्या होता है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर आप नहीं इंप्रूव कर रहे हैं। बस आप ठीक है चुनाव जीतते रहेंगे, शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं इंप्रूव होगा। जिसमें दो आपका जो फ्लडिंग हुआ, आप दिल्ली सरकार का बजट उठा के देखो, फ्लड एंड सीवेज सिस्टम कंट्रोल्स के अंदर आपका बजट एलोकेशन 25% कम है, पैसे ही नहीं आपके पास। आप नाली साफ नहीं करा पा रहे, आपके पास पैसे ही नहीं, क्योंकि आपने ये फ्री कर दिया, आपने वो फ्री कर दिया। के अंदर हम एक चीज कहते हैं पब्लिक गुड। पब्लिक गुड जैसे अगर आपने सुना हो, आजकल डिबेट चल रही है वाईफाई फ्री करने के लिए, स्मार्ट सिटीज बनाने के लिए सरकार वाईफाई फ्री देगी, आपको कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। काफी सारे देशों में इसका मॉडल किया गया है, यूएस में भी कुछ स्टेट्स में किया गया है। ये पब्लिक गुड की डेफिनेशन ये होती है कि सरकार उसको चीज़ को चलाएगी। बसेस हैं, जैसे आप यूरोप में देखेंगे, बसेस में एज कर रखा है, 14-15 साल से छोटे और 60 साल से ऊपर लोग फ्री ट्रैवल करेंगे उसके अंदर। तो क्योंकि वहाँ पे 70 से 80% वो टैक्स लेते हैं लोगों से। हॉस्पिटल्स फ्री हैं, वहाँ पे आपको हॉस्पिटल्स में जाके आपको खर्चा, जो नागरिक है वहाँ का, उसको खर्चा करने की जरूरत नहीं है। तो वो डेफिनेशन ऑफ पब्लिक गुड के अंदर आ जाते हैं। तो ये जो केस के अंदर भी बात हो रही है, वो कह रहे हैं इसको पब्लिक गुड माना जाए। अगर हम इसको पब्लिक गुड मानते हैं तो हमें ये फ्री भी नहीं है, इसको हम बांट सकते हैं, दे सकते हैं। पर फिर अगर पब्लिक गुड माना जाएगा तो फिर सभी को देंगे आप। ऐसा तो नहीं होगा ना कि आपको हम बिजली रेट पे देंगे और मुझे बिजली आप फ्री देंगे, ऐसा नहीं कर सकते आप। अगर पब्लिक गुड बना रहे हैं, बस चल रही है, एक रेट लगेगा, नहीं लगेगा सभी के लिए जो बस में चल रहे हैं नहीं रेट लगेगा। ये नहीं हो सकता कि एक कैटेगरी के लिए लगे, दूसरी कैटेगरी के नहीं लगे। तो पब्लिक गुड की डेफिनेशन में अगर वो प्रोडक्ट लिया जाता है तो फिर उसके अंदर फ्री बी वाला से। अब सर आखिरी कुछ मिनट है तो इसमें एक पॉइंट ऐड कर दूं। अच्छा कर दिए। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वहां पे जो एवरेज टैक्सेबल सिटीजनशिप है, अगर आप देखें तो करीब 60 से 80% तक लोग टैक्स देते हैं, पॉपुलेशन का परसेंटेज। हमारे यहाँ 4% आदमी टैक्स देता है। 80% लोग 20% का बोझ उठा सकते हैं, 4% लोग 80% का बोझ उठा पाएंगे? सवाल ये है। तो जब पब्लिक गुड्स की आप बात करते हो, ये भी तो देखो कि हिंदुस्तान में लोग टैक्स देते कितना है। अब 4% लोगों से आप कह रहे हो कि आप 80% का बोझ उठाओ, फिजिबल है? नहीं हो पाएगा। यही क्राइसिस हमारे नहीं तो फिर जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है, और बहुत पुरानी कहावत है देश की, कर्ज लेके घी मत पियो। तो जो कर्जे लिए जा रहे हैं और जो भारत सरकार ने भी जो कर्जे ले रखे हैं, ये जस्टिफाइड है? बिल्कुल नहीं है। देखिए ये ऐसा है, क्योंकि आपका जो एक्सपेंडिचर है किस लिए, अगर आप प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर के लिए, बिजनेसमैन क्या करता है, अगर मान लीजिए मैं मशीन के लिए पैसा लेता हूं और फैक्ट्री अपग्रेड करता हूं, क्वालिटी अपग्रेड करता हूं, जिससे मेरा इनकम पोटेंशियल बढ़ता है,
दैट इज वर्थ टेकिंग लोन। लेकिन अगर मैं उसको कंजम्पशन के लिए ले रहा हूं कि यार मेरे घर में आज आटा नहीं है, मैं लोन ला के खाना उसको, चुकाओगे कैसे? सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या, हमको लोन लगता है कि सरकार का पैसा, सरकार का कुछ नहीं होता, सरकार कस्टोडियन होती है। पैसा आपका और हमारा होता है, चाहे हम सेविंग करें या हम टैक्स देती जनता ही है। तो मोदी सरकार के आने के बाद से जो कर्जा बढ़ा है, हम लोन जो ज्यादा लिया गया है, उसको आप किस कैटेगरी में डालते हैं? दोनों है उसमें, कंजम्पशन या कैपिटल? जैसे अगर आपने उसको हाईवेज पे लगाया जिससे आपका प्रोडक्टिव बना, आपकी एफिशिएंसीज इंप्रूव हुई, वो प्रोडक्टिव है। अगर आप उसको लगातार 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन बांटे जा रहे हो, जिनको नहीं चाहिए उनको भी आप दिए जा रहे हो, तो ये गलत है। तो दोनों बातें हैं मोदी सरकार। एक चीज़ मैं इसमें और बताना चाहूँगा, देखिए हमेशा कर्ज को या डेट को बुरा माना जाता है कि ये नेगेटिव हो गया। हिंदुस्तान में ट्रेडिशन रहा है कि भाई अपने पैसे से काम करेंगे, अपनी चीज़ पे काम करेंगे। पर फाइनेंस थ्योरीज में बड़ा क्लियर है, अगर आप ग्रोथ कर रहे हैं, बढ़ोतरी कर रहे हैं, तो कर्ज लेने में कोई दिक्कत नहीं है। कर्ज लीजिए, आपकी ग्रोथ डबल ट्रिपल होगी, उसके रेशियो जो फास्ट ग्रोथ होने का है चांसेस बढ़ेंगे। बिकॉज अगर आप कर्जा लेंगे तो आप चीजें बढ़ा सकते हैं, मोर मनी एंड मोर एक्टिविटी कैन बी डन, इसलिए आप पे बैक। हाँ, तो आपकी अगर ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, तो कर्ज लेने में दिक्कत नहीं। वही कर्ज जो है अगर आप नेगेटिव ग्रोथ करने लगते हैं, वो डबल एज किलिंग शॉट बन जाता है, मतलब मारता हुआ शक्ति बन जाती है वो, अगर आप नेगेटिव ग्रोथ कर रहे हैं। तो मेरे विचार में हर एक स्टेट को ये देखना जरूरी है कि जीडीपी तो ठीक है, पर आप एक्चुअली कितना रेवेन्यू ग्रोथ कर रहे हैं। अगर आप रेवेन्यू ग्रोथ कर रहे हैं तो आप कर्ज लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स लें, डबल लें, ट्रिपल लें, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हिंदुस्तान की डेट की बात आती है, कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज हमारी रिपेइंग कैपेसिटी है, मेरे को पैसा देने की क्षमता है मेरे में। अगर मेरे में क्षमता ही नहीं है देने की पैसा, तो मैं उस लोन लेके कहाँ जाऊंगा उस चीज को, चाहे वो एक इंडिविजुअल हो चाहे वो सरकार हो, दोनों के ऊपर लागू जैसे ये होता है। कर्ज वाली बात हुई, तमिलनाडु हमारे यहाँ माना जाता है एक संपन्न राज्य है, वो सबसे ज्यादा कर्जा उसने लिया हुआ है। नंबर 2 पर लेकिन उत्तर प्रदेश है। अगर तमिलनाडु ले रहा है 8,34,000, तो उत्तर प्रदेश ले रहा है 7,69,000। जैसे यूपी का जस्टिफाइड है इतना कर्जा लेना? मैं दोनों को कर दूं हिसाब? हाँ, कर दीजिए। जो तमिलनाडु है उसका जो कमिटेड एक्सपेंडिचर है, जो रेवेन्यू जनरेट करता है स्टेट, वो है 64%। यूपी का जो है वो है 52%, विच इज बेटर। यूपी इज बेटर देन तमिलनाडु, क्योंकि आपके जो खर्चे और आमदनी है, आपकी आमदनी 100 रुपए, 64 रुपए आपके फंसे हुए, वो तो देने ही देने हैं, तो आपके पास बचे कितने? 38 पैसे। लेकिन इकोनॉमी में तो फर्क है सर। इकोनॉमी में फर्क है, लेकिन आप जिस तरह से पर कैपिटा इनकम में बात कर रहे हैं और जिस तरह से आपका डायरेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट कहां जा रहा है, आप जो पैसा ले रहे हो, इसका मतलब यह है कि उससे आपका रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा। अगर आपका रेवेन्यू बढ़ रहा होता तो कमिटेड एक्सपेंडिचर वर्सेस रेवेन्यू का रेशियो कम होना चाहिए। यूपी उस कर्ज का बेहतर इस्तेमाल कर रहा है, यही मैं कह सकते हैं। ऑलराइट, बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा था कि यूपी ने जिस तरह से अपना रेवेन्यू ग्रोथ करा है पिछले 7 साल में, वो इम्पोर्टेंट है। और जिस यूपी को हम देखा करते थे कि भाई यहाँ तो बिजनेस नहीं कर सकते, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम लोग 15वें 14वें पे होते थे, अब दूसरे पे आते हैं, तो इस बात को अगर हम चर्चा में लेके जाएं, बस ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बनता है कभी कि यूपी की जो ये रेवेन्यू ग्रोथ, योगी आदित्यनाथ ने बहुत सारे काम करे, लेकिन उनका कुछ और कि भाई बुलडोजर बाबा है, केवल वो बात चलती है। यूपी का जो डेवलपमेंट बाबा भी बोलना चाहिए, डेवलपमेंट बाबा बोलना चाहिए, क्योंकि एक्सप्रेसवे प्रदेश बन गया है, उसमें जैसे उनका प्रोडक्टिव एसेट्स हैं, एक्सप्रेसवे प्रदेश बन गया है। अभी मैं कल एसपी गोयल का ट्वीट पढ़ा था, 16वां एयरपोर्ट एक्टिव हो गया मुरादाबाद का परसों। ये बातें आनी चाहिए कि अगर आप उससे आप अपनी प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं तो वो अच्छी बात है, और हाँ उससे आप केवल ये बांट रहे हैं तो तभी आपका फिस्कल प्रूडेंस क्या है। नरेंद्र मोदी को इस बात की तारीफ करनी चाहिए कि इतना सारा अफर्मेटिव एक्शन करते हुए भी उन्होंने 4.5 के 5 के बीच में अपना फिस्कल डेफिसिट रखा है, जिसके लिए आईएमएफ से लेकर वर्ल्ड बैंक ने उनकी तारीफ करी है कि भाई एक प्रूडेंस फिस्कल पॉलिसी है। इसलिए वो ये ट्वीट कर भी सकते हैं क्योंकि उन्होंने अपना घर संभाल के रखा हुआ है। और जैसे सर ने कहा कि अगर आपका डेट टू जीडीपी रेशो अच्छा है तो डेट कोई बुरी बात नहीं है। हम सबने कारें और अपने घर डेट लेके ही बनाए, हमारा सबका जीवन स्तर, एजुकेशन में विदेश से पढ़ के आया, मैं एजुकेशन लोन पर पढ़ के आया, मैंने घर जो खरीदा वो होम लोन से खरीदा, मैंने जो कार खरीदी वो कार लोन से खरीदी, लेकिन उससे मेरा जीवन स्तर एक दिन नहीं बीतता ना जो हमें ख्याल नहीं आता कि ख्याल वापस भी आता लौटाना है है, ये। ख्याल आता है और हम वापस करते हैं उसको, वापस करते हैं, नहीं तो हम अगला लोन नहीं ले पाते, हमारी सिविल रैंकिंग खराब हो यही जाती है कि पॉलिटिकल पार्टीज को वापस करने की जिम्मेवारी नहीं है, बल्कि उनका एक जो सिविल promise रैंकिंग होनी कर रहा चाहिए है, पॉलिटिकल पार्टी की। उसकी जेब से नहीं लगता। ही इज नॉट लायबल टू पे बैक। वो तो सिर्फ प्रॉमिस करेगा, लोन लेगा, रेवड़ी बांटेगा और घर चला जाएगा। आने वाली जनरेशन को रोना पड़ेगा उसके गलत डिसीजन। सर आखिरी कुछ एक मिनट में मैं बात करना चाहता हूं, अब इस पर करें क्या? ये बहस तो फिर चली जा रही है, इसका कोई तो आपको अंत करना पड़ेगा ना। अब चाहे तो ये सुप्रीम कोर्ट करे चाहे इलेक्शन कमीशन करे, क्या इसकी कोई रोकथाम की जा सकती है? देखिए मेरे विचार में लोकतंत्र है, लोगों को समझना होगा, अपने आप को बुद्धिवित करना होगा कि अगर
कोई ऐसी चीज़ फ्री मिल रही है तो ये मेरे हित में है नहीं है, बिकॉज ये मेरा ही पैसा लूट के मेरे को दे रहे हैं ऐसे खर्चे के लिए जो मेरे को कल आगे बढ़ोतरी नहीं देगा। अगर ये मेरे में समझ नहीं है तो फिर मैं आगे जाके जैसे श्रीलंका का हाल हुआ वैसे ही होगा। उनकी पार्टी ने जो कमिट किया उन्होंने कर डाला, सर अगर जैसे किया तो फैल गई वो। अगर प्रजा नहीं समझ पा रही है या लालच में आ रही है, राजा की तो कोई जिम्मेदारी है ना। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इसीलिए जैसे अभी आपने कहा सुप्रीम कोर्ट के सामने उनका डिसीजन है, उसको नजरअंदाज नहीं किया सकता। इलेक्शन कमीशन है, वो प्रोएक्टिव रोल ले, उसको नजरअंदाज। पर जैसे प्रॉब्लम मैंने बताई, कोई ऐसी पार्टी हिंदुस्तान में या विश्व में नहीं है जो फ्रीबी नहीं देती है। तो इसलिए कोई भी अथॉरिटी, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या वो इलेक्शन कमीशन हो किसी भी देश की, उसके लिए डिसाइड करना कि हम इसको कहेंगे फ्रीबी, इसको नहीं कहेंगे, इस क्षेत्र में इसको कहेंगे, इस क्षेत्र में इसको नहीं कहेंगे, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। इसमें आम जनता कोई बेवकूफ़ नहीं है। एक आम आदमी भी इलेक्शन करता है, अपना पैसा बचाता है, उसको पता है क्या चीज़ सही है क्या चीज़ सही नहीं, पर उसको ये समझना जरूरी है कि भैया ये मेरा ही पैसा है जो मुझे लौटाया जा रहा है। एक मिठाई बात की जो तरह। अभी आपने कही थी, इतना तो कर सकते हैं ना कि हर पार्टी चुनाव में जाने से पहले बताए इसका प्रोविजन कैसे करोगे। खड़गे साहब ने यही तो बोला है अभी। खड़गे साहब ने पहली बार एक अच्छी बात कि कही, भाई आप- बल्कि सरदाना जी ने कहा कि जैसे आपका मैनिफेस्टो उसके साथ बजट ऑफ अकाउंट होना चाहिए। आपको बजट ऑफ अकाउंट तो उत्तर प्रदेश से लेकर हिमाचल तब सबका पब्लिकली आप देखिए भाई इसका इतना अकाउंट है, चलो 10% बढ़ जाएगा, मैं कैसे मैनेज करूंगा जिसमें आपके कमिटेड पैसा एक्स्ट्रा लाओगे कहां से, ये भी बताओगे। एक्स्ट्रा कहां से आपका रेवेन्यू सोर्स का होगा। बल्कि एक आपके डिबेट में बैठे बैठे आया कि हम सब लोगों का एक सिविल स्कोर होता है जो कहते हैं 750-800, तो अच्छा माना जाता है। अगर कोई रिसर्चर इस तरह से निकाल ले कि वो हर सरकार का 5-5 साल का एक सिविल स्कोर निकाले, वो मेरे ख्याल से उसकी पब्लिक नेमिंग शेमिंग हो, तो मेरे ख्याल से देखिए पब्लिक नेमिंग शेमिंग जब तक नहीं होगी तब तक इस मामले में कोई नहीं डरेगा। नीति आयोग ने किया है। आरबीआई का देखिए स्टेटस ऑफ स्टेट फाइनेंसेस हर साल निकलता है, उसमें दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम देखो क्या आती है, मानसिकता की सवाल है। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूं। मैं अफ्रीका में किसानों के साथ काम कर रहा था। हमने उसको एक किसानों को बुला के हमने एक जगह कहा कि यार वी विल गिव यू फ्री सीड्स एंड फ्री पेस्टिसाइड। यू नो व्हाट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन, पहला सवाल किसानों का, आप फ्री क्यों दोगे, व्हाट इज योर इंटरेस्ट। ओह वेरी हमारे यहाँ किसी को बोलो, हमारे यहाँ वो आदत पड़ हमारे यहाँ बोलो कि फ्री देंगे, अच्छा वो एक नहीं दो दे दो। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, हम लोग ये नहीं समझते। ये है अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए अलर्ट सिटीजन कि आप मुझे फ्री क्यों दे रहे हो, इसमें कुछ तो स्वार्थ है आपका। बगैर मैं तो आपका रिश्तेदार नहीं लगता। जब भी कोई आदमी आपको फ्री कुछ दे रहा है, मान के चलो कि यू आर एंटरिंग इनटू ए ट्रैप, उसका गेम प्लान है, आप उसमें फंस रहे हो, ये बेट है। कुछ भी फ्री नहीं है दुनिया में, तो आपको बेट दी जा रही है। अगर मैं सिटीजन हूं हिंदुस्तान में, कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर मुझे बेट दे रही है, तो क्या मैं मुंह खोल के मछली की तरह उसके जाल में फंस जाऊं? क्योंकि नुकसान मेरा ही होना है, याद रखिएगा। उस जो बेट दे रहा है उसकी जेब से 5 पैसे नहीं लग रहे, वो आप ही को काट के आप ही को खिलाएगा। अब ये आपको सोचना है कि आपको कब और किससे कटना है। बड़े अच्छे से आपने जो है इसको मुझे लगता है समराइज कर दिया अंत में। अब देखिए साहब, ये डिबेट जैसा हमने कहा बहुत पहले से चल रही है, ये जल्द खत्म हो, इस पर कोई फैसला हो, सुप्रीम कोर्ट करे, इलेक्शन कमीशन करे, जो भी करे। आज की हमारी जो एक चर्चा थी, हो सकता है बहुत से लोगों को थोड़ी एकेडमिक लगी हो, लेकिन देश के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप इस पर अपने कमेंट्स ज़रूर हमें भेजिएगा, अच्छे लगे तो भी, आपको कुछ ना पसंद आया हो तो वो भी हमको बताइएगा। बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का मैं करना चाहूँगा। सर बहुत धन्यवाद, आप लोग चर्चा में आए, प्रोग्राम में आए, बहुत शुक्रिया आपका। कॉफ़ी पर कुरुक्षेत्र देखे थे आप, आज इतना ही, कल फिर लौटेंगे।